हेलो, सभी को नमस्कार। आज अपन हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान का जो पेपर हुआ 30 सितंबर 2020, उसके जो प्रश्नों की प्रकृति क्या है और वो किस प्रकार के हैं, उन पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मजदूर, जो पहला क्वेश्चन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी है जनहित याचिका यानी PIL, ऑप्शन सी है नागरिक चार्टर यानी सिटीजन चार्टर और ऑप्शन डी है निर्भया केस। तो जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है वो सूचना के अधिकार से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। और इस मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना है वो 1 मई 1887 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो राजस्थान में है और इसके जो संस्थापक है वो अरुणा रॉय हैं। और इस सूचना के अधिकार पे वुड्रो विल्सन का जो प्रमुख कथन है वो ये है कि मेरा एक विश्वास है कि सरकार पूरी तरह है बाहर अर्थात खुली होनी चाहिए, ना कि अंदर या बंद। यानी सरकार है तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनता को जो सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार को, जनता को पता होनी चाहिए। इसलिए सूचना का अधिकार इम्पोर्टेंट है। और सूचना का अधिकार जो भारत में है वो 2005 में लागू हुआ था और विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार है वो स्वीडन में हुआ था 1766 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें कथन और कारण दे रखा है। कथन है भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, तो ये कथन है बिल्कुल सही है। उसका कारण दे रखा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो ये इसका कारण नहीं है। संघवाद व्यवहारिक नहीं है क्योंकि स्पष्ट आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये राज्यों का संघ है ना कि संघवाद। और भारत में संघीय शासन प्रणाली का पहला प्रयोग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। यद्यपि इससे पहले नेहरू ने भी जो अपनी रिपोर्ट है 1928 में सौंपी उसमें भी ऐसे प्रावधान थे। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सहकारी संघवाद है भारत को किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन है। और पॉल एप्लिविन ने भारत के संघ को केंद्रीयकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ साथ संघ भी कहा है। और सबसे प्रमुख है केसी वियर ने भारत इस संघ को क्या कहा है, अर्ध संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि है? यानी राज्य में दूसरा सदन जिसे विधान परिषद कहते हैं, तो उसको समाप्त या कैंसिल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या विधि है? तो ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत पारित करके, ऑप्शन सी है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित प्रस्ताव, और डी है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित। तो राज्य में जो दूसरा सदन है उसको अगर रद्द करना है तो उसके लिए ऑप्शन सी होगा, संबंधित राज्य की विधानसभा का पूर्ण बहुमत और संसद का भी प्रस्ताव इसमें चाहिए। ये आर्टिकल 169 में स्पष्ट बताया गया है संविधान में कि राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का उत्साहन या सर्जन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प है वो सदन में कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो वहाँ विधान परिषद का गठन संसद के द्वारा किया जाता है और वैसे ही इसको समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर है वो आपको चुनना है। तो सूची 1 में संविधान की अनुसूचियां दे रखी है और सूची 2 में कि उन अनुसूचियों में विषय क्या है। तो सर्वप्रथम दे रखा चतुर्थ यानी चौथी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची है वो संबंधित है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो अपन चतुर्थ को किससे मिला देते हैं? 3 से। षष्टम यानी छठी अनुसूची
जो अनुसूची है वो है जनजातीय क्षेत्र से हैं, तो इसमें 4 नंबर से मिल जाएगा। अष्टम यानी 8वीं अनुसूची है वो सभी को पता है भाषा से है। और डी है नवम यानी 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार के बारे में विस्तृत इस सूची में बताया गया है। और ये यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक निम्न में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? यानी ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड प्रश्न है। उसमें ऑप्शन ए है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि के समक्ष समता के अधिकार है, ये तो बिल्कुल अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत ये भी विदेशियों को और भारतीय दोनों को भी प्राप्त है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, अन्य विदेशी नागरिकों को नहीं है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 19 का खंड 1 का 6 में दावा नहीं कर सकता है, यानी वो ये स्वतंत्रता नहीं मांग सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? यानी मूल कर्तव्य भारत के जो नागरिकों को 11 प्राप्त हैं उनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो पहला है सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये तो बिल्कुल मूल कर्तव्य हैं। पवित्र पशुओं की सुरक्षा, इसको अपन अभी छोड़ देते हैं। फिर अगला है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये भी एक मूल कर्तव्य हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी मूल कर्तव्य हैं। ये पवित्र पशुओं का ये मूल कर्तव्य ना होके ये क्या है, ये आर्टिकल यानी ये नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 48 में स्पष्ट बताया गया है कि हमें पशुओं की सुरक्षा, जिसमें गाय की भी चर्चा है। तो नीचे दिए गए कुटुंब से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नहीं है, नहीं तो केवल बी नहीं है तो बी राइट हो जाएगा। और जो ये मूल अधिकार हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे इनको जोड़ा गया था और उस समय उनकी संख्या 10 थी। फिर 86वें संशोधन द्वारा 2002 में एक और मूल अधिकार जोड़ा गया जिसे 11वां कहते हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है? यानी भारत में जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और उसमें 3 प्रकार से संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है। तो इसमें अपन देखते हैं, पहला है संविधान में संघीय प्रावधान करना है, तो राज्यों की आवश्यकता होगी क्या? सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो राज्यों की आवश्यकता होगी क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं के नाम में परिवर्तन। तो इन 4 में से किन किन में आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है 1, 2 और 3। यानी संविधान में संघीय प्रावधान करना तो आवश्यकता होगी आधे राज्यों की, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में भी होगी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी होगी, लेकिन नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों की सीमाओं व नाम परिवर्तन में राज्यों के विधानमंडल की संपुष्टि या उनकी सहमति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और इसमें साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत या राज्यों का अनुमोदन 3 प्रकार के संशोधनों की व्याख्या की गई है आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन ए है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बिल्कुल ये तो चुनाव आयोग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग है वो इलेक्शनों की डेटें यानी तारीखें, दिनांक यानी तारीखें डिसाइड करता है, जबकि अधिसूचना है वो राष्ट्रपति द्वारा
जारी की जाती हैं। तो ये कथन है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चुनाव चिन्ह, बिल्कुल ये कार्य चुनाव आयोग का, ये चुनाव चिन्ह यानी विभिन्न दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन है वो चुनाव आयोग द्वारा होता है। चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना, ये भी चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, ये भी उसका बिल्कुल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? यानी संविधान सभा के बारे में ऐसा कौन सा कथन है? 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपने को छांटना है। तो पहला कथन है, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, गलत छांटना है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल थी, कैसे नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। वे प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये दोनों ही गलत हैं। ये बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल ये बहुदलीय निकाय था, इसमें अलग अलग दल थे, राजनीतिक दल थे, उसके अनेक समितियां, बिल्कुल संविधान सभा, जब संविधान सभा ने भारत का संविधान का निर्माण किया तो अनेक समितियों का गठन हुआ, तो ये भी दोनों सही है। लेकिन इसमें अपने को गलत पूछा तो 1 और 2 है वो गलत हो जाएगा, 1 और 2 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया, किस संस्था द्वारा ये निर्णय किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो संसद द्वारा, यानी संसद है वो किसी भी प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर सकती है अगर उस पर न्यायालय ने उसे अपराधी घोषित कर दिया और उसे 2 वर्ष या अधिक की सजा हो गई है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये संसद के पास अधिकार है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अपने को मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 है जिसमें कुछ शब्दावली दी गई है, उनको सूची 2 से मिलाना है। वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन अकाउंट है वो विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले अनुदान को क्या बोलते हैं? वोट्स ऑन अकाउंट, तो ए है वो 4 से मिल जाएगा। फिर ये वोट्स ऑफ क्रेडिट, वोट्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है विस्तृत आकलनों के बिना एक मुश्त धन जारी कर देना, उसे बोलते हैं वोट्स ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन सी है अनुदानों के लिए पूरक मांग, तो अनुदानों के पूरक मांग को स्वीकृत बजट में न शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय, ये इसे बजट में शामिल नहीं किया जाता है, ये जो बाद में अनुदान रखे जाते हैं उसे स्वीकृत को बोलते हैं अनुदानों के लिए पूरक मांग। और डी है अनुदानों के लिए अतिरिक्त मांग है, वो अनुदानों से अधिक राशि का व्यय है उसे अनुदानों के लिए अतिरेक मांग बोलते हैं, और तो डी है वो 3 से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? यानी राजनीतिक संस्कृति। ऑप्शन ए नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, ये तो बिल्कुल संस्कृति में शामिल है, राजनीतिक संस्कृति में, यानी नागरिक को सद्गुणी होना चाहिए, उत्तरदायी यानी उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं राज्य। सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, ये भी बिल्कुल सही है, उसे सहभागी होना चाहिए। बहुलवादी जनतंत्र यानी जनतंत्र में सभी लोग शामिल होते हैं। विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था, ये भी होता है राजनीतिक संस्कृति में। योग्यता की खोज, ये राजनीतिक संस्कृति का बिल्कुल विपरीत है, योग्यता की खोज, यानी ये डी है वो राइट हो जाएगा। यानी राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सिडनी वर्बा ने, और आमंड व वर्बा ने 1963 में उन्होंने एक अपनी प्रसिद्ध द सिविक कल्चर नाम की बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के 4 आरंभिक सिद्धांत बताए थे, जिसमें नागरिक सदाचार एवं उत्तरदायित्व, दूसरा सहभागी एवं बहुलवादी लोकतंत्र, तीसरा विवेकशील नौकरशाही द्वारा व्यवस्था, और चौथा था आधुनिकीकरण के द्वारा स्थायित्व। ये तो 4 हैं, तो इसमें योग्यता की खोज कहीं भी नहीं है, तो ये योग्यता की खोज है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, जनतंत्र को वृद्ध यानी बड़ा और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार बनाने वाले प्रमुख विचार क्या है? यानी आज के समय में
यानी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, समाज हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों वर्तमान समय में जो आ रही हैं, उसके लिए सबसे प्रमुख विचार क्या है? क्या अधिकार हैं, क्या संघवाद हैं, क्या विकेंद्रीकरण है, या प्रतिनिधित्व है? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रतिनिधित्व, यानी जनसंख्या के अनुसार, समाज के अनुसार उनका निश्चित प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो डी अब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, क्या कर सकता है, उसका दिया 3 कथन दे रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, बिल्कुल अंग है। सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को दंडित किया जाए, बिल्कुल ये सुनिश्चित करना पुलिस का काम है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। इसका अनिवार्य कार्य यूएनओ के सभी सदस्य राष्ट्रों तक विस्तृत है, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सही विकल्प, तो सही विकल्प मात्र एक सही है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी जो ये एक ऐसा न्यायालय है जो अमेरिका से इसका मुख्यालय है वो बाहर है, द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगारी ला डायलॉग के संदर्भ में निम्न विकल्पों पर ध्यान दीजिए। संगारी या सांगरी ला संवाद, डायलॉग का मतलब संवाद, बातचीत। तो इस पे 2 कथन दिए और आपको पूछा है कि सही कोड यानी इसमें कौन सा सही है। इस फोरम का नाम सिंगापुर के एक होटल संगारी ला होटल के नाम पे रखा गया, बिल्कुल रखा गया। ये फोरम अंतर्राज्यीय सुरक्षा के ट्रैक 2 पे से संबंधित थी, ट्रैक 2 पे नहीं थी, ये ट्रैक 1 पे थी। तो ये ट्रैक 1 पे थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो मात्र एक सही हो जाएगा। और ये एक ब्रिटिश संस्थान है, इसमें रक्षा मंत्री, मंत्रालय के स्थायी प्रमुख और सेना प्रमुखों द्वारा भाग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है, कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? यानी ऐसा कौन सा विचार है जिसने ये बताया था कि वितरणात्मक समानता यानी समानता है वो सभी में बंटी होनी चाहिए। माइकल वोल्जर, जॉन रोल्स, रोनाल्ड डॉर्गिन और अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। इसी पे उन्होंने अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। 1990 के दशक में उन्होंने ये अवधारणा दी थी, सामर्थ्य की समानता की अवधारणा। और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द कैपेबिलिटी अप्रोच, कंसेप्ट, मेजर एंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? जॉन रोल्स, आइजेनिया बर्लिन, एफ ए होक, रॉबर्ट नोजिक। तो जस्टिस यानी न्याय की अवधारणा है वो जॉन रोल्स से रिलेटेड है। और उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा रोल्स के नाम से संबंधित है और इसका प्रकाशन 1985 में किया गया था। उन्होंने न्याय की अपनी अवधारणा का वर्णन किया जिसमें स्वतंत्रता और समानता के बारे में 2 प्रमुख सिद्धांत भी इन्होंने इस बुक में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ वही सूची वाला मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। एक तरफ सिद्धांतकार दिए हैं और दूसरी तरफ उपागम है, यानी कौन सा सिद्धांतकार है जिसने किस उपागम के बारे में बताया है। तो पहला ए में है जॉर्ज एच सेबाइन। तो सेबाइन है, उन्होंने ऐतिहासिक उपागम दिया था, ऐतिहासिक उपागम। तो ए है वो, इससे मिल जाएगा 1 नंबर से। जॉर्ज कैटलिन है, उन्होंने समाज वैज्ञानिक उपागम दिया था, यानी समाज को वैज्ञानिक तर्क के आधार पर सोचना चाहिए। सी ए लियो स्ट्रॉस ने दार्शनिक उपागम दिया था। और डी हैं ग्राम वालास ने मनोवैज्ञानिक उपागम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? यानी गांधीवाद हैं उसके विपरीत हैं। विचारों की जड़ता, हृदय परिवर्तन की धारणा, ये तो बिल्कुल है, हृदय परिवर्तन की गांधीवाद है। राज्य एक बुराई, ये भी गांधी जी ने कहा था। न्याय सिद्धांत, ये भी जस्टिस वाला गांधी जी ने दिया था। तो विचारों की जड़ता है, ये गांधीवाद के अनुकूल नहीं है, ये गांधीवाद के विपरीत हैं।
और गांधी जी ने राज्य को एक बुराई भी बताया था, क्योंकि गांधी जी के अनुसार आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी अगर आदर्श व्यवस्था कहीं है तो वहाँ राज्य की आवश्यकता नहीं है। राज्य की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भयंकर होती है, ये भी गांधी जी ने कहा था। न्याय सिद्धांत या ट्रस्टशिप, ये भी कहा था कि कोई भी है संपत्तिशाली व्यक्ति, वो अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है, बल्कि उसका क्या है, रक्षक है, ट्रस्टी है। गांधी जी ने भारत में पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति का व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने के लिए भी कहा था। इस हेतु पूंजीपतियों से हृदय परिवर्तन की मांग भी की थी। ये वाली हृदय परिवर्तन की मांग भी उन्होंने पूंजीपतियों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। यानी भीमराव अंबेडकर ने उनमें सबसे लास्ट में उन्होंने कौन सा राजनीतिक दल है उसकी स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बिल्कुल नहीं है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, बिल्कुल बी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर का अंतिम राजनीतिक दल था। दलित पैंथर्स, ये भी नहीं है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये अंतिम नहीं है। इसमें विस्तृत ये भी बताया गया है कि लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936, इसी दल को अंबेडकर के समर्थकों ने वर्ष 1957 में इसका नाम रिपब्लिक दल रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, निम्नलिखित में से किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त रूप में देखा है? यानी ऐसा कौन था जिसने राज्य को है लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के रूप में देखा? तो ये तो हिगल महोदय हैं, GWF हिगल, तो ए राइट हो जाएगा। जेरेमी बेंथन, बिल्कुल नहीं है। जॉन लॉक, ये भी नहीं है। TH ग्रीन, ये भी नहीं है, क्योंकि हिगल हैं, उन्होंने राज्य की लोक संस्कृतियों को सामूहिक चेतना के रूप में मूर्त रूप के रूप में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के ये घोषणा करने की कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, यानी मैन इज ए सोशल एनिमल, उसका कौन सा आश्चर्य नहीं है? यानी 4 कथन दिए जिसमें उनका इस स्वभाव से विपरीत है, यानी एक कथन है वो गलत है। मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में अच्छा जीवन जी सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। राजनीतिक एक नैतिक प्रक्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद, ये नहीं किया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी। और राजनीतिक एक श्रेष्ठ विज्ञान का अनिवार्य एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास करता है, ये तो बिल्कुल था अरस्तु का राजनीतिक प्राणी से आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? ओपन सोसाइटी यानी खुला समाज, एंड इट्स एनिमीज, और इसके शत्रु या दुश्मन, किसको माना था उन्होंने? तो उसने हीगल और कांट को माना था। हीगल को तो माना था लेकिन कांट को नहीं माना था। मार्क्स और वेबर, मार्क्स को माना था लेकिन वेबर को नहीं माना था। प्लेटो, हीगल और मार्क्स, हाँ, इन तीनों को ही उन्होंने ओपन सोसाइटी के लिए दुश्मन माना था। प्लेटो और अरस्तु, ये भी गलत हो जाएगा, तो सही हो जाएगा प्लेटो, हीगल और मार्क्स। यानी कार्ल पॉपर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में उन्होंने ये किताब लिखी थी। उसमें उन प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा था। कार्ल पॉपर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु है, इसलिए प्लेटो ने सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता माना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है, कथन और कारण दे रखा है। शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में यथार्थपूर्ण स्थिति से फलीभूत होता है, बिल्कुल ये कथन तो सही है। कारण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुख्यकर्ता या अभिनेता होता है, ये भी बात तो सही है, लेकिन इसका कारण है, ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या बिल्कुल नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल आर, ए और आर दोनों, यानी कथन और कारण तो सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये बी राइट हो जाएगा। यानी शक्ति संतुलन की धारणा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 18वीं 19वीं शताब्दी में आई थी। शक्ति संतुलन की नीति यथार्थपूर्ण स्थिति को ज्यों का त्यों ही बनाए रखने की नीति थी, परंतु शक्ति संतुलन की नीति तभी सफल हो सकती है जब वह केवल प्रतिगामी नहीं होकर गतिशील और अनिवार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता रखती हो, यानी उसमें समय के अनुसार परिवर्तन
होने वाली लचीली योजना हो तो वो सफल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही सम्मिलित हैं? यानी इसमें कुछ बातें दी गई हैं और उनसे रिलेटेड उस व्यक्ति के बारे में अपने को बताना क्या ये सही है। न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन, जॉर्ज बुश, बिल्कुल ये इनका व्यक्तित्व था। ऑफ ओ पॉलिसी, बराक ओबामा, ये भी बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कोफी अन्नान, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं, ये भी इनकी बात सही है। एटम फॉर पीस पॉलिसी, जो जॉन एफ कैनेडी, नहीं ये इनकी नहीं है। एटम फॉर पीस पॉलिसी है वो है वाइट डेविड आइजनहोवर की। तो इसमें 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही, यानी ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। ओके, ये अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जो अगले क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।